नमस्कार, सत श्री अकाल। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल आपको मिलेगा जीएनटी स्पेशल में। मौका लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का है, तो जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े नेता उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं। पूजा पाठ करते देखे जा सकते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिल सके, चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। तो चलिए ये देखिए तस्वीरें। हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं और उम्मीदवारों की पूजा अर्चना की कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर आई अयोध्या से, जहां कांग्रेस के नेता और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रामलला के दरबार में नजर आए, तो वहीं बंगलुरु साउथ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या पर्चा भरने से पहले मंदिर परिक्रमा करते हुए देखे जा सकते हैं। कर्नाटका ही मांड्या में जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर्चा भरने से पहले श्री अंकरेश्वर मंदिर में जाकर पहुंचे और पूजा अर्चना की। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में जाकर पूजा अर्चना की। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बजरंगबली के दरबार में जा पहुंचे, पूजा पाठ किया। वहां की तस्वीर बिहार के समस्तीपुर से आई है, जहां जेडीयू की उम्मीदवार शांभवी चौधरी ने प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर देवी देवताओं से जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। शांभवी देश में इस बार सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार है। वैसे सिर्फ देखिए भगवान ही नहीं बल्कि जनता जनार्दन को मनाने के लिए भी नेता कई सारे तरीके अपना रहे हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तस्वीरें रोजाना सामने आती रहती हैं। कोई ऊंट पर बैठकर प्रचार कर रहा है, तो कोई बापू के वेश में वोट मांगने के लिए निकल पड़ा है। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार कैसा है। जाने वालों जरा होशियार, नेताजी ऊंट पर हैं सवार। सजे धजे ऊंट पर सवार नौजवान और साथ में समर्थकों की फौज। वैसे तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में ऊंट को चुनावी इम्तिहान पार करवाने वाला जहाज बना लिया गया है। उदयपुर से आई ये तस्वीर किसी त्योहार के जुलूस जैसा आभास देती है। वास्तव में नजारा अजब गजब प्रचार अभियान का है, जो इन दिनों झीलों के शहर उदयपुर में जारी है। ऊंट पर सवार ये नौजवान भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र गुज हैं, जो इस बार उदयपुर सीट से चुनावी मैदान में दम ठोक रहे हैं। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले प्रकाश चंद्र जब अपना नामांकन भरने पहुंचे, तो उदयपुर की सड़कों पर इसी अनोखे अंदाज में नजर आए। ऊंट पे ये हमारी कल्चर है, आदिवासी कल्चर है हमारा। ऊंट एक यूं कह सकते हैं, हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम एक बड़ी तरह से इसे सवारी की तरह उपयोग करते हैं। प्रकाश खुद चाहे ऊंट पर बैठने को अपने कल्चर का हिस्सा बता रही हों, लेकिन उनकी पार्टी के साथी और धारियावाड़ से विधायक थावर चंद दामोद ऊंट की सवारी की खास वजह बता रहे हैं। इसका मैसेज ये है कि 2023 जो विधानसभा चुनाव था, दोनों ही पार्टी को धूल चटाई थी। ऊंट 2 बार बैठता है, 2024 के इसमें भी ये ऊंट बैठेगा और दोनों पार्टी को धूल चटाने वाले। अब वजह चाहे जो हो, ऊंट वाले इस जुलूस को देखकर उदयपुर के लोगों का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो गया। एंटरटेनमेंट तो वैसे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं हुआ, जब भावी नेताजी नामांकन भरने कुछ इस अंदाज में पहुंचे। केसरिया कुर्ता, केसरिया पगड़ी और गले में नींबू मिर्च की माला। अजय पाली नाम के ये महाशय राजनांदगांव सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने पहुंचे हैं।
जितनी अजब गजब इनकी फैशन चॉइस है, उतना ही गजब इनका वोट मांगने का अंदाज भी है। महंगाई बहुत बढ़ चुका है, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का। अब आम नागरिक काफी परेशान हो गए हैं कांग्रेस और भाजपा से। मैं तो कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान से ही कांग्रेस भाजपा हटाओ और हिंदुस्तान को बचा लो आप। अजय पाली फिलहाल समोसे बनाने का काम करते हैं, लेकिन अब वो समोसे बनाना छोड़कर सांसद के रूप में क्षेत्र को विकसित बनाना चाहते हैं। अब इरादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुरी नजर लग गई तो? इसलिए भाई साहब नींबू मिर्ची की माला को नवलखे हार की तरह पहनकर नामांकन भरने आए हैं, वो भी 12वीं बार। बता दें कि राजनांदगांव वही सीट है जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मौजूदा सांसद संतोष पांडे चुनावी मैदान में हैं। अब बात जब इतने कद्दावर नेताओं को हराने की हो तो फिर तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, और जब तैयारी नींबू मिर्ची वाली हो तो फिर कॉन्फिडेंस में कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या है कि नामांकन जमा करने आया हूँ, जैसे कि हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो नींबू और मिर्ची का माला जरूर टांगते हैं अपने घर में या दुकान में। ये हमारे आस्था का प्रतीक है नींबू मिर्ची का माला। बाकी दिन भी पहनूंगा सर, प्रचार प्रसार में यही पहन के जाऊंगा। क्या पहन के जाएंगे? नींबू मिर्ची का माला। मोदी का मैजिक चल रहा है, कितने चुनौती होगी आपके? बहुत चुनौती। ये 400 पार में तो एक सीट तो कम ही हो जाएगा राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से, वो तो रुकना तय है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नींबू मिर्ची की बहार तो वहीं महासमुंद में संस्कार की बयार है। देखने में भले ही एक आम तस्वीर लग रही हो, लेकिन इस आम सी दिखने वाली तस्वीर के पीछे सियासत और संस्कार की कहानी छिपी है। जो शख्स आशीर्वाद दे रहे हैं वो है ताम्रध्वज साहू, जो महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जो महिला आशीर्वाद ले रही हैं वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में कुमारी चौधरी हैं। दरअसल ये दोनों ही उम्मीदवार एक ही समय पर नामांकन के लिए महासमुंद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे। सियासी मैदान के दोनों चिर प्रतिद्वंदियों का जब आमना सामना हुआ तो सियासी छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में तहजीब और अदब की एक अलग ही मिसाल कायम हुई। ये लम्हा खास हो गया। वैसे चुनाव की एक और खास तस्वीर आई राजस्थान के पाली से, जहां नामांकन भरने आए एक प्रत्याशी को देखकर सारा कलेक्ट्रेट ऑफिस दंग रह गया। महात्मा गांधी का भेष बनाकर आए ये महाशय दीपक बामनिया हैं। दीपक पाली से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने नामांकन के लिए नंगे पांव गांधी जी की वेशभूषा में कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। बापू के वेश में नामांकन भरकर दीपक बामनिया वोटर्स के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर रामेश्वरम में एक प्रत्याशी ने वोटर्स का दिल जीतने के लिए एक अलग ही तरीका खोज निकाला। रामेश्वरम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ये उम्मीदवार प्रचार की खातिर एक दिन के लिए बाबर बन गए। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को हेयर कट भी दिए और वो भी बगैर पैसा लिए। लेकिन इन उम्मीदवार महोदय का क्या, जो नामांकन के लिए पैसे ही पैसे लेकर पहुंचे। नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल का है और चलते फिरते टकसाल बने ये महाशय हैं बारसकर सुभाष बोरपुर। सुभाष बैतूल संसदीय सीट से किसान स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात जब नामांकन की आई तो जमानत राशि के रूप में सुभाष बाबू सिक्कों की कई थैलियां लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। 12,500 की जमानत राशि जमा करने के लिए सुभाष 9,200 रुपए मूल्य के सिक्के चिल्लर पॉलिथीन में लेकर पहुंचे, जबकि बकाया रकम उन्होंने नोट के रूप में जमा की। जमानत तो उन्होंने पूरी भर दी, मगर उसे गिनने वाले कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इस चुनावी समर में अपनी अपनी बिसात बिछाने और वोटर्स को रिझाने की कोशिश सभी नेता करते दिख रहे हैं। किसी का प्रचार अनोखा है तो किसी का नामांकन। अभी अजब गजब तरीके जनता के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं, ये तो 4 जून को आने वाले परिणाम ही तय करेंगे। महासमुंद से अरविंद यादव और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
उम्मीदवारों के बाद अब बात पार्टी की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान करते हुए दावा किया कि जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस बार संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव बताया। 48 पेज के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने युवा, महिला, मजदूर, किसानों पर फोकस किया। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कि क्या है कांग्रेस के न्याय पत्र की बड़ी बातें। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो सत्ता में आती है तो राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। एक और वादा जो है वो है कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% के कैप को हटाने का। इसके अलावा 2025 से कुल सरकारी नौकरियों में से आधी यानी 50% महिलाओं को देने की बात कही गई है। गरीब परिवारों की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा है। इसके अलावा किसानों को गारंटी दी गई है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। किसानों को कर्ज माफी की गारंटी के अलावा कृषि सामग्री से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त करने की बात भी कही गई है। घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी है। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए करने की बात है। इसके अलावा शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का भी यहाँ पर वादा किया गया है। युवाओं को अप्रेंटिसशिप यानी बेसिक ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए की बात की गई है। 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना की शुरुआत होगी। बुजुर्गों को रेलवे में रियायत दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया है और जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की बात भी यहां पर कही गई है। वोट फॉर गुड में अब बात करते हैं सोशल मीडिया के प्रचार वॉर की। जमीन पर देखिए चुनावी रैलियों प्रचार की तमाम कवायदों के बीच में ये दौर है डिजिटल प्रचार करने का। सोशल मीडिया पर बस एक पोस्ट के जरिए एक साथ करोड़ों लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों के बीच में सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाने की जंग छिड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हो रहा है सोशल मीडिया पर यह प्रचार वॉर और यहां कौन कौन सी पार्टी है सबसे दमदार। राजनीति के अखाड़े में ऐसी चुनावी रैलियों को शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ माहौल बनाने में मददगार माना जाता है। सियासी पार्टियां जन समर्थन की इन्हीं तस्वीरों के जरिए प्रतिद्वंदियों पर मानसिक दबाव बनाती हैं। लेकिन इंसानों की दुनिया के हर पहलू की तरह सोशल मीडिया ने राजनीति की दुनिया का ये चेहरा भी बदल दिया है। अब चुनाव में नेताओं को अपना दम ऐसी रैलियों में नहीं बल्कि वर्चुअल दुनिया में दिखाना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है नेताओं को जनता जनार्दन तक डिजिटल मंच के जरिए पहुंचना होता है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसका जरिया बनते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टियों की मौजूदगी का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि सोशल मीडिया के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स पर लगभग सभी पार्टियों ने अपना अच्छा खासा बेस तैयार कर लिया है। 2014 से 2024 के चुनाव में एक चीज बहुत कॉमन रही है, सारे पॉलिटिकल पार्टी अब सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नजर आते हैं। एक और जहां पहले आपके घर नेता आते होंगे, सोशल मीडिया कैंपेनिंग अब उसकी जगह ले रही है। यानी अब जो प्रचार प्रसार है उसके तरीके में ना सिर्फ बदलाव हुआ है बल्कि तमाम जो कैंडिडेट हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टी भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ये सोशल मीडिया का जो वॉर है इसमें बाकी पार्टी से काफी ज्यादा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कहते हैं। सबसे पहले हमने फेसबुक का ये पेज खोला है, भारतीय जनता पार्टी का पेज मैंने खोला। यहाँ आप देखेंगे कि 16 मिलियन इनके फॉलोअर हैं और ये 4 लोगों को केवल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका पेज है, इसके साथ ही पीएमओ है और बाकी 2 और अकाउंट है जिससे भारतीय जनता पार्टी का ये पेज जो है वो फॉलो करता है। अब अगर आप इस पेज पर एक बार गौर करें तो आप देखेंगे कि शुरुआत यहाँ होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, जिसे आप देखेंगे कि हाल ही में डाला है 5 लाइक है। बीजेपी का इससे पहले एक लाइव हुआ था जो जेपी नड्डा ने किया था, वो भी यहाँ शेयर किया गया। यानी दिन भर के जितने भी छोटे बड़े इनपुट होते हैं आपको इस पेज पे नजर आएगा।
वहीं चलिए मैं आपको कांग्रेस का फेसबुक पेज दिखाती हूँ। ये कांग्रेस का फेसबुक पेज है। यहाँ पर भी आप एक चीज गौर करेंगे, जहाँ बीजेपी के एक और लगभग मिलियंस में फॉलोअर थे, वहीं अगर आप कांग्रेस पर नजर देखिए, यहाँ 16 मिलियन फॉलोअर आपको नजर आएंगे और यहाँ पर ये फॉलोअर जो है 6.7 मिलियन है। 3 लोगों को फॉलो करती है कांग्रेस भी। आंकड़ों के आधार पर इस रेस में बीजेपी की बढ़त के पीछे साइबर एक्सपर्ट एक खास कारण बताते हैं। बीजेपी के काफी सारे फॉलोअर्स बढ़े हैं पिछले 10 साल में, आपने देखा है। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक कैंपेन रन की गई है। स्ट्रैटेजिक कैंपेन में एक मैंडेट सेट किया गया है और उसको बार बार लोगों को कन्वे किया जाता है। इसमें स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स भी होते हैं, उसमें कोलैबोरेटिव कंटेंट्स भी होते हैं, उसमें पार्टनर्स के संग भी कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं, इवेंट्स के कंटेंट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट लोग हैं जो उसके बारे में बात करते हैं, जैसे न्यूज चैनल्स बात करें, वो वाले कंटेंट भी होते हैं कि एक मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन शुरू की और वो डिस्कशन किसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है, तो उस कंटेंट को भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की माने तो वर्चुअल शक्ति की इस दुनिया में बढ़त बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए कई सालों की मेहनत और प्लानिंग लगती है। रिसर्च, स्टडी और कई पैमानों पर आंकड़ों के विश्लेषण के बाद सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने और उन्हें बनाए रखने की रणनीति बनाई जाती है। कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव भी नहीं है, उनकी भी ये इन्फॉर्मेशन फेसबुक तक पहुंचती है और वो कहता है कि मुझे हर किसी व्यक्ति का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पता है कि उसने किसको वोट दिया, क्या उसकी आइडियोलॉजी है और उसका रिलीजन के प्रति क्या बेंड है, सॉफ्ट है, लिबरल है, हार्ड है। ये सारी चीजें काम आती हैं एक कैंपेन तैयार करने में। इसके अलावा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, इन सब इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर उस व्यक्ति की प्रोफाइलिंग होती है और उसको कंटेंट पुश किया जाता है और उससे वो रीच बढ़ती है। हर एक पार्टी इसका इस्तेमाल करती है, कंपनीज हायर की जाती हैं और वो इस तरह के कंटेंट को अधिक से अधिकतर लोगों तक पहुंचाती है। एक बार जब व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो इस तरह के कंटेंट को देखकर उसको अच्छा लगता है और वो बार बार देखना चाहता है और उस आइडियोलॉजी के सपोर्ट में खड़ा होता है। लेकिन विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी चेताते हैं कि सोशल मीडिया पर आंख बंद कर अपना कंटेंट पुश कर देना भर ही काफी नहीं होता, बल्कि समाज की सामूहिक सोच, आशा, आकांक्षा और मनोविज्ञान को समझ उसके आधार पर कंटेंट पोस्ट करने पर ही सोशल मीडिया का अपेक्षित परिणाम मिल सकता है। बिना इस होमवर्क के सोशल मीडिया पर शुरुआती बज़ तो जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ये दूरगामी नतीजे में तब्दील नहीं हो पाता। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका सोशल मीडिया प्रयोग बहुत शानदार था। अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे थे। उसके पहले कभी कांग्रेस में नहीं देखा गया था कि इतना बढ़िया, इतना व्यवस्थित कांग्रेस जो है, इतना मैनेज्ड वे में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था। लेकिन उसके परिणाम उस रूप में नहीं आए। तो सोशल मीडिया लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन धरातल पर आपका काम नहीं है। और साथ ही साथ जो देश की मनोवृत्ति है, जो ट्रेंड है, प्रवृत्तियां हैं, अंडर करंट होती है, जो अंतर प्रवृत्तियां होती हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की जो एस्पिरेशन है, अभिप्साएं हैं, वो क्या है इस समय, सामूहिक मनोविज्ञान, कलेक्टिव साइकोलॉजी क्या है, उसको समझ कि अगर सोशल मीडिया टीम काम करती है तो प्रभाव होता है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेनिंग के जरिए अब सभी पार्टियों ने अपने अपने वॉर रूम और डिजिटल टीम्स को तैनात कर रखा है, जो डेटा के सागर में गोते लगाकर जनता की नब्ज टटोलने के बाद फूंक फूंक कर कंटेंट पोस्ट करती हैं और हर हाथ में मौजूद मोबाइल और मतदाता के दिलो दिमाग तक अपनी अपनी पार्टी की सोच और सपनों को पहुंचाती हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।